गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुबिलेना बनर्जी। वेलकम बैक अगेन एक नए वीडियो के साथ में। क्लास 9 चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ, किस तरीके से लोग जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन लोगों ने बगावत करी और लुईस 16 को अंत में जाके, जो राजा थे फ्रांस के उस समय, उनको अंत में जाके एक कमेटी का गठन करना पड़ा, एक नेशनल असेंबली फाइनली उनको बनानी पड़ी। नेशनल असेंबली बनी थी 4 अगस्त 1789 में। 1789 4 अगस्त 1789 में उन्होंने नेशनल कमेटी बनाई थी। किसने? लुईस 16 ने, ताकि वो जो है वो मोनार्ची को ख़त्म कर सके और उसके बनाए हुए जितने भी रूल्स हैं उसको खारिज करके नए रूल्स बना सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि ये जो नेशनल कमेटी है उसने क्या किया, नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसने राजा के बनाए हुए असेंबली ने क्या क्या चेंजेस किए। The National Assembly finally completed the drafting of the Constitution in 1791। 1791 में उन्होंने पूरा एक नया ड्राफ्ट तैयार कर दिया, नए रूल्स एंड रेगुलेशन का नया ड्राफ्ट तैयार कर दिया। द मेन ऑब्जेक्ट विच टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। उनको ये जो मोनार्च है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग हैं उनका जो एकाधिकार है, स्वामित्व है, उनका जो मोनोपोली है, उसको ख़त्म करने के लिए 1791 में उन्होंने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया। द पावर्स ऑफ द किंग वर नाउ सेपरेटेड। जो राजा के जो पावर्स थे वो पूरे राजा के पास ना रहकर 3 अलग अलग भागों में बट गया। कैसे बट गया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन 3 भागों में बढ़ गया। राजा के पावर्स राजा के पास ना रहकर 3 भागों में बढ़ गए, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। ये आगे हम पढ़ेंगे क्या है। तो राजा के राइट्स जो हैं वो 3 अलग अलग भागों में बट गए। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हर व्यक्ति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से फ्री है। जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर जितनी भी ज़्यादती वो की जाती थी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस असेंबली ने 71 में जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें साफ साफ लिखा कि भाई हर व्यक्ति जो है वो, जो सिटीज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री है। ये जो राइट्स है कौन कौन से? राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हर व्यक्ति को जन्म से ही राइट टू लिव, जीने का अधिकार मिलेगा, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार मिलेगा, ओपिनियन, अपना मत रखने का अधिकार मिलेगा, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। और लॉ में कानून में सब बराबर होंगे। तो इस ड्राफ्ट के अंदर उन्होंने लिख दिया कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लाइफ, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपना मन रखने का अधिकार है, और जो भी वो सोचता है वो मन रखने का अधिकार है, और उसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के अंदर सारे लोग बराबर हैं, कोई फर्स्ट स्टेट नहीं है, कोई सेकेंड स्टेट नहीं है। इस डिक्लेरेशन में राइट्स कौन कौन से लोगों को मिले आपने ये उतार लिया होगा। उन्होंने कुछ स्पेशल राइट्स दिए लोगों को, कुछ अधिकार दिए। वो अधिकार कौन कौन से थे? कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार कौन कौन से मिले किनको? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के लोगों को कौन कौन से अधिकार मिले? पहला था मेन अनबॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। पहला है ऑल मेन आर इक्वल। ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल।
हर व्यक्ति एक ही तरह इक्वल बॉर्न हुआ है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई जाति से बड़ा कोई जाति से छोटा, कोई फर्स्ट स्टेट कोई सेकेंड स्टेट नहीं है। हर व्यक्ति के अधिकार बिल्कुल बराबर है, सेम है। दूसरा था उनका द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज टू प्रिजर्व द नेचुरल एंड इनएविएबल ऑफ राइट्स। जो दूसरा था, जो भी एसोसिएशन होगा, जो भी राजा या कोई भी होगा, कोई भी संस्था होगी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज टू प्रिजर्व द राइट्स। इन अधिकारों को बचाना है। जो भी एसोसिएशन होगा, या तो ये आपका नेशनल असेंबली हो गया या किंग हो गया, राजा हो गया, उसका पहला कर्तव्य क्या है कि वो इन राइट्स को, इन लोगों को दिए हुए राइट्स को प्रिजर्व करके रखे, उनको बचा कर रखे, उनकी हानि ना हो। पॉइंट नंबर 3 है कि नो इंडिविजुअल में एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। 3 है नो इंडिविजुअल में एक्सरसाइज ऑथोरिटी। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। व्यक्ति जो है वो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पादरी हूँ या मैं नोबल बड़े फैमिली से हूँ तो मैं बड़ा हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई भी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकता। राजा की तरफ से या असेंबली की तरफ से ही रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। कोई भी व्यक्ति लोगों के बीच में से खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि मैं भाई तुम लोगों से बड़ा हूँ। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। चौथा, लिबर्टी पावर्स should not be injurious to others। जो लोग राजा हैं या जिनके पास पावर है, असेंबली का पावर है, वो भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते जिससे दूसरों को कोई हानि पहुंचे। पॉइंट नंबर 5 है आपका द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड only those actions that are harmful to society। Forbid actions that are harmful to society। जो अथॉरिटी है, जो असेंबली है, वो सिर्फ उन्हीं काम को बंद कर सकता है, उन्हीं एक्शंस को बंद कर सकता है जो सोसाइटी के लिए हानिकारक है। किसी को मंदिर में पूजा करने से, मस्जिद में जाने से, अगर फ्रांस है तो किसी को अपना कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो करने से नहीं रोक सकती है अथॉरिटी। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करने के लिए रोक सकती है जो सोसाइटी के लोगों के लिए गलत है। उसके अलावा हर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए बिल्कुल फ्री है। नंबर 6 जो है लॉ इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, यानी कि हर सिटीज़न जो है वो लॉ को मानेगा। लॉ के जो कानून है उसके अधीन है सारे सिटीज़न। कोई भी सिटीज़न लॉ कानून के ऊपर या कानून के नीचे नहीं है अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 7 है आपका नो मैन मे बी एक्यूज्ड। लॉ के ऑर्डर के बिना किसी भी व्यक्ति को ना तो एक्यूज किया जा सकता है, ना उस पर शक किया जा सकता है, ना ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। केवल जो है वो डिटरमाइंड बाय द लॉ होगा। वो अगर लॉ
अगर कानून ने उसे अरेस्ट किया है या कानून ने उस पे शक किया है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई और व्यक्ति इसको कानूनन गलत, उस व्यक्ति को ना तो अरेस्ट कर सकता है और ना ही उसको अक्यूज़ कर सकता है। ये हो गए आपके 7 पॉइंट्स। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ 8, 9, 10 के लिए। आपने ये आई होप उतार लिए होंगे शॉर्ट में वीडियो को पॉज करते हुए। पॉइंट नंबर 8 है एवरी सिटीजन में स्पीक प्रिंट। हर व्यक्ति को बोलने का, प्रिंट करने का या ओपिनियन का अधिकार है। हर व्यक्ति बोल सकता है अपने मन की बात, छाप सकता है अपने मन की बात और अपनी मन की बात को दूसरों के सामने रख सकता है। पॉइंट नंबर 9 है आपका फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स। अच्छा, टैक्स वसूला जाएगा फ्रॉम एवरीवन, सबसे, चाहे वो फर्स्ट स्टेट का हो, सेकंड स्टेट का हो, थर्ड स्टेट का हो। क्यों टैक्स वसूला जाएगा भैया? कि भाई एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, स्टेट को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे की भरपाई के लिए टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन किसी एक स्टेट या 2 स्टेट के व्यक्ति से नहीं, सब सारे स्टेट के व्यक्ति से पैसा जो है वो वसूला जाएगा। और लास्ट है सिंस प्रॉपर्टी इज सैक्रेड एंड इनअवॉइडेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश पब्लिक नेसेसरी। जो आपका प्रॉपर्टी है, किसी भी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसे कोई नहीं छीन सकता। पब्लिक को कोई भी प्रॉपर्टी को कोई भी छीन नहीं सकता है अनटिल अनलेस जो है उसके ऊपर लीगल कोई कार्रवाई ना हो रही हो या उसको एडवांस में नहीं बताया गया हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी सरकार की है। बिना बताए या बिना इन्फॉर्मेशन की कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपसे नहीं छीन सकता। ये जो है 1791 में जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस नए ड्राफ्ट के अंदर ये पॉइंट्स जो है वो लोगों को ये अधिकार दिए गए। उसके अलावा ओनली एक्टिव सिटीजन्स। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने एक नया लॉ और बनाया कि सिटीज़न जो है वो द सिटीजन्स वोटेड फॉर द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो वोट करेंगे असेंबली में जाने के मेंबर को। असेंबली का जो असेंबली इन्होंने बनाया है उस असेंबली के मेंबर्स को लोग वोट करके जो है चुन के वो वहाँ पर बिठाने वाले हैं। कौन कौन से लोग वोट कर सकते हैं? जो 25 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। और वो एक जो व्यक्ति 25 इयर्स का है वो सिर्फ असेंबली के मेंबर को वोट कर सकता है। उसके अलावा वो टैक्स देता हो। कितना टैक्स देता हो? 3 दिन एक लेबर के 3 दिन का जो भी कमाई है, इनकम है, उतना वो व्यक्ति टैक्स दे रहा हो। यानी कि एक लेबर की अगर इनकम 3 लिवर्स है तो वो 3 लिवर्स टैक्स वो व्यक्ति दे रहा हो। यानी कि अमीर व्यक्ति जो टैक्स पे करता है और जो 25 साल से ऊपर है वही व्यक्ति जो है वो वोट देकर असेंबली के मेंबर को चूज़ कर सकता है और वही असेंबली लोगों के लिए काम करेगी। औरतों के लिए और जो गरीब लोग हैं वो लोग जो है वो पैसिव सिटीजन्स हैं, वो वोट नहीं कर सकते। लेकिन वो ऐसे लोगों को जो 25 साल के हैं और जो टैक्स देते हैं, ज़्यादा पैसा टैक्स में देते हैं, उन लोगों को जाकर दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए। एक व्यक्ति जो हाईएस्ट लेयर या ज़्यादा टैक्स पे है, जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा वो उतना ज़्यादा वोट जो है वो दे पाएगा। तो ये है नए रूल्स जो इस्टेब्लिश किए कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल असेंबली में। वो 10 तो नए रूल्स हैं। उसके अलावा ये जो असेंबली है वो उसके जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स हम जो सिटीजन्स हैं, फ्रांस के सिटीज़न हैं, वही उस मेंबर को जो है वो चूज़ करेगा वोट के ज़रिए। तो वोट कौन दे सकता है? जो व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा का है और जो ज़्यादा टैक्स पे करता है। मिनिमम क्या है? एक गरीब लेबर के 3 दिन का जितना भी 3 दिन के जितने भी उसकी इनकम होती है वो व्यक्ति उतना टैक्स जो है वो पे कर रहा हो। तो ये हो गया हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्ची। किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के विद्रोह के शुरू होने के बाद असेंबली बनाई गई और असेंबली ने जो नए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लोगों को दे दिए।
लोगों को नए रूल्स एंड रेगुलेशन और लोगों को नए जो अधिकार है वो उन्होंने दिए। ये चीज़ आज हमने पढ़ी। कल हम और थोड़ा सा आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। आज क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये हैं। नेशनल असेंबली के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए थे फ्रांस के सिटीज़न को। वो जो 10 पॉइंट्स से मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है वो आपको लिखने हैं। आपको ये वीडियो देखना है और वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में आई हैव सीन द वीडियो या आई हैव वॉच्ड द वीडियो। कमेंट करना है ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा स्टूडेंट हमारे वीडियो को फॉलो कर रहा है। आपको क्वेश्चन आंसर मेरे साथ साथ में चलते रहना है, टॉपिक के साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी करते जाना है और आगे की तैयारी करनी है। और कल हम इसके आगे वाले वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।